अगर आप करना चाहते हैं क्योंकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आप समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होता कैसे है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। रिटर्न कमाना है, बेहतर विकल्प है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं यहाँ खड़ा होता है सवाल। उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का क्या होता है सही तरीका, और अनऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आप कैसे बच सकते हैं। कैसे पहचानें कि निवेश के लिए आपको जब कोई अप्रोच करता है, कहता है कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मेरे बड़े बड़े ऐड चल रहे हैं वो देख लीजिए, तो कैसे आप पॉइंट आउट करें, समझें कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो यही समझाने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बिट्टूपन मजूमदार। थैंक यू सो मच मिस्टर मजूमदार, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले ऐप के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने वालों से कैसे सावधान रहने की ज़रूरत है। आरबीआई ने जो है एक 34 ऐप्स की एक लिस्ट भी अब जारी कर दी है, और साथ में आरबीआई ने जो कहा है वो काफ़ी मतलब मुझे लगा कि इसमें कुछ ना कहते हुए भी कह दिया है कि सिर्फ ये लिस्ट है और ऐसा नहीं है कि जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं है वो सब वैध हैं। तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट और लंबी हो सकती है और लीगैलिटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं इन ऐप्स के। आप क्या कहना चाहेंगे, सावधान रहने की इनसे कैसे ज़रूरत है और आरबीआई के शब्द क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, आरबीआई ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, जो क्रिप्टो से लेके अभी जो फॉरेक्स में लोग काफी मूवमेंट हुआ है। जो कोविड में क्या हुआ था, जब कोविड का जो फेज आया था, तब उस सिनारियो के टाइम में ऐसा हुआ था कि जो पार्टिसिपेशन है फाइनेंशियल मार्केट में काफी बढ़ गया था। और जब अगर आप देखोगे टायर 2 और टायर मतलब जो स्मॉल सिटीज या टाउन में होता है, वहां पे काम नहीं था। लॉट ऑफ पीपल वर एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट, और बाकी जो क्रिप्टो हो या जो फॉरेक्स हो, वहां पे वो लोगों का एंट्री हुआ था। लेकिन उन लोगों को ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था उस मार्केट के बारे में। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एज ए कॉन्सेप्ट, और फाइनेंशियल लिटरेसी इन दिस कंट्री इटसेल्फ आई थिंक 90 के मतलब अराउंड 100 लोगों में से 10 लोगों को कुछ मालूम होता होगा, लेकिन मोर देन 90% ऑफ पीपल डोंट हैव एनी आइडिया। तो ऐसा भी मैंने सिचुएशन देखा है, मैंने काफी लोगों को फेस किया था। काफी कॉलेज में मैंने विजिट किया था जो पहले नॉर्मल फिक्स्ड इनकम या इंस्ट्रूमेंट में करते थे, जैसे कि कोई लाइक एनपीए स्कीम गवर्नमेंट का हो गया, या पकड़ लीजिए बैंक में एफडी करते थे, वो सडनली दे जंप टुवर्ड द क्रिप्टोज एंड फॉरेक्स। उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो ये मतलब क्या है, इट वाज मोर ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जिसमें कोई रोक नहीं है। एंड काफी सेलिब्रिटीज भी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन काफी सेलिब्रिटीज भी, उनको भी समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने एड में उन्होंने प्रमोट भी किया, और दैट्स लेड टू द होल मार्केटिंग थिंग। और एक चीज देखिए, जो चीज का मार्केटिंग होता है एग्रेसिव मार्केटिंग, और कोई फाइनेंशियल मार्केट में कोई आपको गारंटी रिटर्न या वैसा होगा उतना पैसा दे पाएंगे कोई बोल नहीं सकता है। और रेगुलेटर जो बॉडी है, सेबी हो या आरबीआई हो, अगर सेबी तो मोस्टली ऑल द एसेट क्लासेस देखते हैं, और सेबी की तरफ से ही एक सुझाव है कि कोई भी गारंटी वाला वर्ड यूज नहीं कर सकता है। तो दीज आर थिंग, यहाँ पे लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ है। और अभी भी मैं रिसेंटली में एक क्लास में था, काफी स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने मेरे स्टूडेंट ने दिखाया था कि सर मुझे एक ऐसे मैसेज आया था, कोई बाहर से इंस्टाग्राम में मुझे अकाउंट से मैसेज आया था कि मैं फॉरेक्स एक्सपर्ट हूँ और मुझे काफी नॉलेज है, आप यहाँ पे अकाउंट खोलिए और मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको ऐसा पैसा मिलेगा। और मुझे और भी केसेस, बहुत सारे केसेस मिला, बिकॉज ऑल्सो आई ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री। तो मेरा होम टाउन है आसाम, और स्पेशली आसाम में भी बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ मतलब कुछ कॉलेज के प्रोफेसर्स भी हैं, उनके साथ से भी ये सब हो रहा है। ठीक है, तो यानी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया में मार्केटिंग और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ला करके गारंटी देना, और जैसा कि अभी बिट्टूपन जी ने बताया कि सेबी कहता कि आप गारंटीड शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये सीधा आपको मैसेज पे कहेंगे हम आपको गारंटीड रिटर्न दे रहे हैं और आप फंस जाएंगे। अब ये जो 34 ऐप सामने हैं, इनमें जिन लोगों ने निवेश किया था उनका क्या होगा? उनके पैसे वहाँ पर हैं इन ऐप्स के पास, और अब कह दिया है कि ये जो है अनऑथराइज्ड हैं, ये ऑथराइज्ड ईटीपीज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं है। अब जिनका पैसा वहाँ पर है उनको क्या करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनके पैसे वापस मिल जाएंगे? पहले तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, देखिए कोई एक ट्रैफिक सिग्नल जब है, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि देखिए अब लाल बत्ती है तो आप ये क्रॉस मत कीजिए। तो गवर्नमेंट ने बताया कि लाल बत्ती है, यहाँ पे क्रॉस मत कीजिएगा, अगर आप ये क्रॉस करते तो आपको भी पेनल्टी देना पड़ेगा। तो ये चीज है कि जिन्होंने इसी लालच में इन्वेस्ट किया था उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन और एक चीज है, अगर किसी का पैसा फंस गया है, और मुझे लगता है कि बहुतों का पैसा फंस भी गया होगा,
तो उसके लिए गवर्नमेंट ने और आरबीआई की तरफ से एक उनका एक सुझाव है कि यहाँ पे अगर पैसे अगर आपको यहाँ पे फंस जाते हैं तो प्रॉब्लम ये साइबर जो सेल है वहाँ पे कंप्लेन देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक है, कंप्लेन दे सकते हैं वहाँ पे cybercrime.gov.in, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। बिकॉज मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है तो ये मोस्टली नेशनल साइबर क्राइम के अधीन ही आता है। तो वहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, देन प्रॉब्ली आरबीआई कैन इंटरवेन लेटर पार्ट। तो इनिशियली तो कोई भी इश्यूज आपको हुआ है तो आप पहले रिपोर्ट करें। और दूसरा चीज, इसी चीजों में जिस तरह से अभी भी हो रहा है, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, ये तो है, फॉरेक्स इज द लार्जेस्ट एसेट क्लास बोल सकते हैं, लेकिन किस तरह से करें दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये जो ऐप है जो ऑलरेडी आरबीआई ने बता के रखा है कि इस 34 एप्स को मत कीजिए, और गोइंग फॉरवर्ड जो भी ऐप्स है जिसमें कोई इंडिया में देखिए कोई भी एसेट क्लासेस में करना है तो आपको सेबी ऑथराइज होना पड़ेगा, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी होना पड़ेगा, वो आप चेक कर लीजिए। अगर वो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट आप अब जो जिसका पैसा फंस गया है एटलीस्ट दे शुड लुक इनटू दिस केस और साइबर क्राइम में उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। बिटुवन सर, आई वुड लाइक कि आप थोड़ा हेल्प करें। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि किसके साथ करना है, कहाँ से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमारे पास ये अलर्ट सूची है, इन 34 प्लेटफॉर्म्स में तो नहीं जाना है। अगर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग करना ही चाहता है तो सही तरीका क्या होता है, गाइड कीजिए, वो कहाँ जाए ये निवेश करने के लिए, कैसे चेक करें? देखिए इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर 2007-8 से चल रहा है, और इंडिया में करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में है, वो एनएससी में भी है, पहले एमसीएक्स एसएक्स था, तो एनएससी में ऑलरेडी एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे मोस्टली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी है। और यहाँ पे क्रॉस इंडिया डॉलर रुपी भी में भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हो, यूरो में भी कर सकते हो, पाउंड में भी कर सकते हो, येन में भी कर सकते हो, यूरो यूएसडी का क्रॉस पेयर भी है। तो यहाँ पे ये जो भी नॉर्मल इंडियन ब्रोकर्स है सभी लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यू इवन लुक एट जीरोधा, यू लुक एट एनी ब्रोकिंग फर्म ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड है, यहाँ पे इनके पास तो मिल जाएंगे आपको। तो एनीबॉडी वांट टू पार्टिसिपेट इन द करेंसी मार्केट तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन एक चीज देख लीजिएगा, करेंसी मार्केट को पहले समझ लीजिए। मेरा सवाल ये नहीं कि आपको करना है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टर या ट्रेडर को प्रॉब्लम हो रहा है उनको लिटरेसी नहीं है, और इस तरह से ऑडिट जिस तरह का फ्रॉड हो रहा है, मैं क्योंकि बहुत लोग का कॉज भी ऐसे आता है। अगर आपने किसी में अकाउंट खोल लिया तो आपको वो मैसेज आता है कि देखिए मैं सेबी ऑथराइज ऐसा हूँ और आपका अकाउंट मैं मैनेज कर देता हूँ। उस तरह का भी एक फ्रॉड होता है जो शायद अभी आरबीआई के बाद आएगा, जो ऑलरेडी सेबी हैंडल कर रहा है। काफी कॉल आता है कि मैं रिसर्च प्रोवाइड करूंगा, मैं टिप्स दूंगा, आप मुझे प्रॉफिट शेयरिंग दीजिए। तो इस सब से बचिए, इससे सबसे अच्छा तरीका है खुद सीख लीजिए और इस एसेट क्लास का रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। और जनरली करेंसी मार्केट में जो इंडिया करेंसी डॉलर रुपी काफी लिक्विड है और इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी भी नहीं रहता, क्योंकि ये मैनेज फ्लोट करेंसी है और इसमें ट्रेडिंग आराम से बन सकता है अगर आप इसको समझ के करते हैं। तो आपको किसी को करेंसी में ट्रेडिंग करना है तो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी इंडिया में काफी है, तो उसमें करना सबसे बेटर। ठीक है, अगर सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, एनएससी में आप कर सकते हैं, बीएससी में करते हैं, रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के, तो फिर ये अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे पनप रहे हैं, क्यों पनप रहे हैं, और इनको कैसे कोई पहचानेगा कि ये ऑथराइज्ड हैं या अनऑथराइज्ड हैं? क्या हमें क्या चेक करना चाहिए? तो पहला हिस्सा ये है कि जब ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं तो अनऑथराइज्ड क्यों आ रहे हैं, और अनऑथराइज्ड को हम कैसे पहचानें? यही होता है मार्केटिंग। देखिए पहला चीज तो है, अगर आप कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर हो तो आप कोई भी मार्केटिंग का कोई प्रपोजल बनाते हो तो नीड टू बी रेक्टिफाइड एंड वेरीफाइड विद द नॉर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज। तो वहां पे ओवर मार्केटिंग हम नहीं कर सकते। और जो भी आप देखेंगे, जो भी फॉरेस्ट में ऑलरेडी इंडियन प्लेयर्स है, लेकिन इनका कोई भी आपने इतना बड़ा मार्केटिंग नहीं देखा होगा, क्योंकि ये रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है और यहाँ पे ज्यादा ओवर कमिटमेंट नहीं देख सकते। और ये जो एप्स है, ये एप्स में कैसे हुआ था, जैसे कि ये आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया, पहले तो अभी स्मॉल टाउन में भी सब जगह पे चल रहा है, राइट। तो ये सोशल मीडिया का कुछ एक अच्छा यूसेज भी है, थोड़ा सा नेगेटिव यूसेज भी हो रहा है। तो इस जगह पे एग्रेसिव मार्केटिंग हुआ है काफी, और इस तरह से क्या हुआ, काफी स्मॉल टायर्स जो सिटी टाउन में है वहां पे क्या हो रहा है कि लोगों को ज्यादा लिटरेसी नहीं है, तो यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया लोगों को। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो है आरबीआई ने एक स्टेप लिया, लेकिन इससे भी और काफी कुछ करना पड़ेगा शायद, क्योंकि सोशल मीडिया में तो फेसबुक की तरफ से आ रहा है, या बाकी जो भी आप कोई भी फेसबुक खोलते हो या इंस्टाग्राम खोलते हो, तो सडनली अगर आपको लगता है कि फॉरेक्स आपने कभी सर्च किया होगा तो इजीली आपको रोबोट पिक कर लेगा एंड यू कैन दे विल शो यू एडवर्टाइजमेंट नाउ। तो पहले मेरा वही है कि देखिए इस सब चीज को इमीडिएटली इंडिया में बैठ के तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन जैसे क्रिप्टोस को भी इंडिया बैन करने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट जो आरबीआई ने जो किया और जिस तरह से आप ये प्रॉब्लम करो, इस तरह का जब प्रॉब्लम और डिस्कशन जब चलेगा तो प्रॉब्लम हम लोग के जो इन्वेस्टर को समझ में आएगा, और ये सही प्रॉब्लम में इस तरह के चीजों को करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए पहला चीज तो है ये फाइनेंशियल मार्केट काफी बड़ा है, फॉरेक्स मार्केट भी काफी बड़ा है। इंडियन इक्विटी मार्केट में जो एफएनएफ होता है सेगमेंट, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होता है। तो इस मार्केट को समझिए, लालच में मत आइए। देखिए लालच ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मैं मेरा पैसा डबल करना थोड़ा और कमा है, लूंगा, डबल कर लूंगा, ये हाँ जो है ना, हाँ ये जो है वो उनके टारगेट ऑडियंस हो जाते हैं। और आपने अभी मार्केटिंग की बात की, मुझे लगता है अब तो बड़े बड़े मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं, वो इंडिविजुअलाइज लोगों को भी टारगेट करते हैं। आपको डीएम भेज करके, आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके, आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में ऐड करके करते हैं। बिट्टूपन जी, इनकी शिकायत कहाँ की जानी चाहिए? आपने कहा कि साइबर क्राइम में हम इनकी शिकायत साइबर क्राइम सेल में करें, लेकिन आरबीआई के भी एक कंप्लेंट सेंटर है, वहां पर भी जा सकते हैं। नहीं, वहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन तो पहला जो प्रॉब्लम हो रहा है कि साइबर सेल से, देखिए कोई भी साइबर, क्योंकि आपको मैसेज आ रहा है पहले कहाँ से, इंस्टाग्राम से या फेसबुक से, वहां से कोई अनऑथराइज से वहां से आ रहा है, तो पहले तो इमीडिएटली आप साइबर क्राइम से भी कर सकते हो। देन प्रॉब्ली आपका कुछ पैसा फंस गया या उसको कुछ नहीं कर पाया, तो देन यू प्रॉब्ली कंप्लेन टू द आरबीआई। लेकिन आरबीआई यही बता रहा है कि देखिए आप भी रेस्पॉन्सिबल हो। पहली बात ये, कोई चीज नहीं जानना भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, जानना तो अच्छा होता है, नहीं जानना भी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबली जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में, शायद उनको भी पेनाल्टी लग जाए, हो सकता है। और ऐसे लॉज भी है कि कोई फॉरेन करेंसी में कोई अनऑथराइज ब्रोकर के साथ ट्रेड करे तो ही प्रोबेबली और ही और शी में भी प्रोबेबली हैव टू पे सम फाइन। तो ये भी हो सकता है। तो जानना भी जरूरी है, नहीं जानना, बिना जान के करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए कुछ ऐसा चीज होता है कि गलती से मैंने कोई करप्टेड काम कर लिया, तो गलती है, तो आपको भी उसका उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो दोज आर थिंग्स एवरी सिटीजन हैज टू नो। एंड आपने जो प्रॉब्लम किया, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि इस तरह के जो भी आप लोग बताएंगे पब्लिक को या इसको समझाएंगे, तभी शायद ये होगा। क्योंकि ये सिर्फ आरबीआई की तरफ से नहीं हो पाएगा, या हम लोग जो भी स्टेक होल्डर, जो मीडिया है, बिजनेस से, हम लोग इसको समझाना पड़ेगा, हम लोग जो इन्वेस्ट है उनको समझाना पड़ेगा, तभी शायद ये समझ में आएगा। एक दिन में, 2 दिन में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल, हम भी इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, इसीलिए हम आपसे भी बात कर रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे और जगह पे ये खबर बस छप गई है कि 34 प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से बैन किया गया, लेकिन क्यों किया गया और आपको क्यों सावधान रहना, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं। बिट्टूपन जी इसमें हमारी सहायता करें। बिट्टूपन जी, कुछ सवाल हम अपने दर्शकों को लेकर आते हैं। आलोक सिंह का सवाल लेते हैं। पूछ रहे हैं, मैं अपनी बेटी को 2 से 3 साल के बाद हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भेजना चाहता हूँ। कोर्स की फीस से लेकर सारे खर्चे डॉलर में ही होंगे। क्या मुझे पहले से डॉलर एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका भाव तो भागता ही जा रहा है? क्या ये लीगल है? नहीं, पहले तो उनका अभी वो प्लान कर रहे हैं, उनका अभी अंडरलाइन खर्चा नहीं, तो ही शुड नॉट गो फॉर इट। और पहला ये चीज देखिए, अभी डॉलर एक्यूमुलेट करने का मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अगर डॉलर रुपी का परफॉर्मेंस देखेंगे, मैं जैसे एक मार्केट का पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पूरे ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से डॉलर का तेजी आया अगेंस्ट अदर करेंसीज, इंडियन रुपी में इतना फर्क नहीं पड़ा। इंडियन इकोनॉमी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, और काफी जो फाइनेंस मिनिस्टर से लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन अ वेरी ग्रेट स्टेप ऑन स्टेबलाइजिंग द रुपी अगेंस्ट द डॉलर। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडियन रुपी डॉलर जो भी है, डॉलर रुपी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। देखिए 3-4%, 5% बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 साल के लिए सोच रहे हैं तो एक काम कर सकते हो, कोई जहाँ पे एक स्टॉक मार्केट हो या कहीं भी मार्केट को समझ के भी एटलीस्ट आपको 10-12% तो मिल ही जाएगा ऑन एन एनुअल बेसिस, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ आ रहा है और इस मार्केट में चलने वाला है। क्योंकि इंडिया में आज भी देखेंगे हम लोग इस तरह से मार्केट में, कल जिस तरह से यूएस मार्केट में सेल ऑफ आया था, इंडियन मार्केट में नहीं आ रहा, क्योंकि इंडियन मार्केट इज वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से 10 साल में इंडियन मार्केट में काफी रिटर्न जनरेट होने वाला है। तो इसी मार्केट में देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव देखना है, नहीं तो आप बैंक एफडी में भी करते हो, आपको 6.5%, 7% तो मिल ही जाते कभी। तो ये चीज तो आपको मैनेज हो गया, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब आपको खर्चा करना है तभी कीजिएगा, और बाकी पैसे को यूटिलाइज कीजिए। कि आप 5-6% अगर डॉलर रुपये बढ़ गया, उसको टेंशन में मत लीजिए, क्योंकि ये इन्फ्लेशन डिफरेंशियल के कारण हुआ है। आपको कहीं दूसरे एसेट क्लास है, वो आपको उससे बेटर मिला के आप बाद में खर्चा कर सकते। तो इक्विटी है आपके लिए, अगर डेट की तरफ जाना चाहते हैं तो एफडी जैसे स्कीम्स है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। राजेश श्रीवास्तव का सवाल लेते हैं। राजेश का सवाल बहुत ज़रूरी है। बता रहे हैं कि टेलीग्राम ग्रुप के जरिए मैंने विदेशी करेंसी में निवेश किया था, करीब $5,000 मैंने लगाया था, घाटा हो गया है, मैंने निवेश रोक दिया, लेकिन बाकी बचे पैसे कंपनी रिफंड ही नहीं कर रही है। क्या करना चाहिए मुझे? रिसेंटली सेम केस मुझे मिला था, आई थिंक 5 दिन पहले। कोई दुबई वाला फॉर्म था, उन्होंने नाम नहीं बताया था मुझे,
इनका भी कोई $6,000 के आसपास है, अभी उनका कुछ $1,000 बचा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, इनके जो ब्रोकर है, इनके जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी काफी एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता है, ये मोस्टली लाइक सीएफडी या बाइनरी ऑप्शन होता है। यहाँ पे हो सकता है कि ये सब प्रोडक्ट में काफी प्रॉब्लम हो ही जाता है। अल्टीमेटली आपको अगर बाइनरी ऑप्शन में होते हो तो आइदर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा नेक्स्ट ट्रेड में, तो उस तरह का ट्रेड होता है। तो बाइनरी ऑप्शन, सीएफडी, ये सब जनरली मोस्टली नॉट एक्सचेंज ट्रेडेड, या मोस्टली आपका ओटीसी काउंटर में होता है, ये ब्रोकर डिसाइड करता है ये सब इंटरबैंक हिसाब से। तो अगर आपका इसका पैसा फंस गया तो पहली बार आप अपने जो भी है यहाँ पे कोई लोकल ऑफिस है जहां से आपको, अगर अपनी कोई लोकल यहाँ पे ऑफिस है, वहां पे अगर आप कंप्लेन कर सकते हो कि अगर वो लोग नहीं सुनते तो साइबर क्राइम में कीजिए, और अगेन ऑल्सो कंप्लेन टू द लोकल पुलिस एज वेल कि आपका ऐसा हुआ है। और देन यू कैन ऑब्वियसली लुक टू द, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट हुआ है तो साइबर क्राइम में कीजिए, देन ऑल्सो यू कैन कंप्लेन टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दैट सेंस। ठीक है। सो बिटुपन जी, बिफोर आई रैप अप, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको इनकी ऑथेंटिसिटी एक आम निवेशक कैसे चेक कर सकता है? क्योंकि अगर ये यहाँ पर हैं, ये लीगल हैं, और मैं उनसे उनके रजिस्ट्रेशन मांगूंगी, वो चेक करना चाहूँगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो उसको भी आसानी से कुछ बदल के कुछ भी लिख करके मुझे दिखा देंगे। मैं कैसे इनकी ऑथेंटिसिटी चेक करूँ? क्या रेगुलेटर इसमें मेरी मदद करता है? रेगुलेटर के पास तो लिस्ट ही रहता है कि अगर सेबी के पास जाते हो आप, जैसे कि कोई भी एसेट क्लास इज एक्चुअली रेगुलेटर, हम लोग का सेबी भी है, तो सेबी के वहां पे लिस्टिंग एक लिस्ट रहता है कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, तो उनके साथ ही करने से आपको लिस्ट मिल जाएगा। जो भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ मत कीजिएगा। और वेबसाइट में भी देखिए क्या उनका कोई रजिस्ट्रेशन है, सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है कि बाहर के कोई रजिस्ट्रेशन है। तो इंडिया में कुछ करना है तो इंडिया वाला रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगा, बाहर के रजिस्ट्रेशन जैसे हम लोग का नहीं होगा। तो इजीली मिल जाएगा, सेबी के वेबसाइट में मिल जाएगा, और आपकी कंपनी के वेबसाइट में नहीं है कोई डिटेल तो देख के रखिएगा, बी केयरफुल, क्योंकि जो भी सेबी रजिस्टर्ड होते हैं उनके सेबी जो भी रजिस्ट्रेशन कोड वहां पे रहता है। और अगर इनमें कोई करता है, ट्रेडिंग करता है निवेश का मोटा रिटर्न पाने के लिए, तो आरबीआई ने कहा इसे फेमा का उल्लंघन माना जाएगा। ये फेमा का उल्लंघन के दायरे में कैसे आता है और क्यों आता है? देखिए फॉरेन एक्सचेंज का जो भी चीजें काफी लिमिटेड है। हम लोग का जैसे कि करेंसी जब फ्यूचर भी लॉन्च हुआ था, ये डिलीवरेबल नहीं था हम लोग का जो एनएसई में, और यदि जो ऑथराइज्ड डीलर है वो लोग ही कर सकते हैं, जो दे आर ऑथराइज्ड टू ट्रेड इन करेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए इन इंडिया रुपीज द लीगल टेंडर मनी, तब दूसरे फॉरेन करेंसी में आप इसमें ट्रांजेक्शन करोगे विदाउट द अगेंस्ट द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सब अगर कॉन्टिन्यूसली इस तरह से पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो एक वोलेटिलिटी भी आ जाता है लोकल करेंसीज में। इतना तो अभी पार्टिसिपेशन इतना इंडिया से हुआ नहीं है, बट एनीवेज ये सब छोटे मोटे स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और दूसरा चीज जो है, अगर आपको मालूम करना है कि यहाँ पे कहाँ पे, जो मैंने पहले बताया था कि सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो चीज देखिए। और फेमा का जो है, अगर देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट के एक्ट के अधीन जो आपका अगर कोई अंडरलाइंग है, अगर आपका कोई अंडरलाइंग बिजनेस है, उसकी किस लिस्ट के आपको फॉरेक्स चाहिए, ठीक है, आपको किस हिसाब से फॉरेक्स चाहिए, अगर आपको डॉलर चाहिए तो किस लिए चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो रुपये में ही हो जाएगा आपका, तो आपको डॉलर चाहिए तो किस लिए चाहिए, कोई बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए, तो इसलिए होता है। अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना, तो उसलिए आपको एक एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, तो उसी में कर सकते हो। अगर कोई नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता तो उनको भी पेनल्टी लग सकता है। कोई एक ट्रेड के लिए कोई 10,000 से हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बात साफ है, अगर सिर्फ जो प्लेटफॉर्म आपको ये निवेश करने का विकल्प दे रहा है वही दोषी नहीं होगा, जो लोग इसमें निवेश कर रहे हैं उन पर भी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए सावधान रहिए, खासतौर पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में आपके जो भी जानने वाले हैं उन्हें कहिए इस तरह के मैसेजेस को रिएक्ट ना करें, इन्हें पैसे ना दें, और सावधान रहिए, जागते रहिए। बिट्टूपंत जी, धन्यवाद आपका, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। एक बहुत अहम टॉपिक है, बहुत कुछ सीखा आज आपसे हमने। थैंक यू सो मच।